ओके, सो वी वर लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमास और हम इनके डिफरेंसेस देखने वाले थे। तो द फर्स्ट टाइप इज पेपिलरी कार्सिनोमा, एज अ नेम इंडिकेट्स। इसमें जो थायराइड कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी होगी उसमें पेपिला फॉर्मेशन नजर आएगी। अगर आपको याद हो तो हमने ग्रेव्स डिजीज में भी देखा था कि उसमें भी पेपिला टाइप ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी आ रही थी, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि उसके जो पेपिला थे उसमें फाइबर वास्कुलर कोर नहीं था, मतलब वो ट्रू पेपिला नहीं थे। जबकि जो पेपिलरी कार्सिनोमा के पेपिला होते हैं दे आर हैविंग अ फाइबर वास्कुलर कोर विच डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम द ग्रेव्स डिजीज पेपिला। ठीक है। अच्छा, तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, मल्टीफोकल भी हो सकते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा। और ये अगर नाउ दीज कैन वेरी फ्रॉम बीइंग वेल सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनकैप्सुलेटेड टू being infiltrative and infiltrating into the adjacent parenchyma and having ill-defined margins। उसकी ना एक स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजी में नज़र आती है। ठीक है, तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड और इनकैप्सुलेटेड भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ये इन्फिल्ट्रेटिव भी हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऑन कट सर्फेस दे विल बी रिवीलिंग पेपिलरी फोकाई बिकॉज इट इज़ पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, दैट पॉइंट टू द डायग्नोसिस हमें कट सर्फेस पे पेपिलरी फोकाई मिलेंगे। और इसके ना कुछ हॉल मार्क्स होते हैं पेपिलरी नियोप्लाज्म्स के। तो ये कि इसमें हमें ब्रांचिंग पेपिला मिलते हैं जिनके अंदर फाइब्रो वास्कुलर स्टॉक भी होती है कवर्ड विद अ सिंगल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ द क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड का जो एपिथेलियम होता है दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो एक फाइब्रो वास्कुलर स्टॉक होगी, पेपिला फॉर्मिंग होंगे और उसमें हमें मल्टीपल लेयर्स, सिंगल या मल्टीपल लेयर्स मिल सकती हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम की। इन मोस्ट केसेज जो एपिथेलियम होगा कवरिंग द पेपिला हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड यूनिफॉर्म ऑर्डरली क्यूबोइडल सेल्स, बट हमें साथ साथ प्लियोमॉर्फिक या एनाप्लास्टिक मॉर्फोलॉजीज भी मिल सकती हैं उन सेल्स की। तो यू कैन से देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजी इन केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा। एंड लेट मी टेल यू कि पेपिलरी कार्सिनोमा इज़ द टाइप ऑफ थायराइड कार्सिनोमा जिसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। इनफैक्ट 10 ईयर सर्वाइवल रेट 95% ऑफ केसेस में होता है। तो येस, एज़ कम्पेयर टू द फॉलिकुलर कार्सिनोमा और मेडलरी कार्सिनोमा जिनका बहुत बुरा प्रोग्नोसिस है और डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंशिएटेड फीचर्स है ना पेपिलरी का और एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एनीवे सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है ना इन केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, एक तो है कि पेपिलरी स्ट्रक्चर का होना या पेपिलरी आर्किटेक्चर का होना, ये तो एक उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ही है। साथ ही साथ ना उसके जो न्यूक्लियर फीचर्स होते हैं इन केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी कि जो न्यूक्लियाई होते हैं इन केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा वो उनमें हमें फाइनली डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन मिलता है। चूँकि क्रोमेटिन बिल्कुल फाइनली डिस्पर्स्ड होता है इसलिए हमें जो न्यूक्लियर होते हैं वो ऑप्टिकली क्लियर मिलते हैं या एम्प्टी अपीयरेंस होती है उनकी। तो इसीलिए हम पेपिलरी कार्सिनोमा या पेपिलरी एपिथेलियल सेल्स के न्यूक्लियर को ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर भी कहते हैं, क्योंकि ये दे जस्ट लाइक एम्प्टी न्यूक्लियर होते हैं, लाइक ऑर्फन एनी एक कार्टून कैरेक्टर है। ठीक है, सो ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियर होते हैं इनके। एक तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है दैट दीज आर एम्प्टी लुकिंग न्यूक्लियर, और इनको हम ग्राउंड क्लास न्यूक्लियर भी कहते हैं क्योंकि जो क्रोमेटिन होता है वो फाइनली डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, सेकेंडली हमें साइटोप्लाज्म की इन्वेजिनेशंस या इन्वेजन्स मिलती हैं विद इन द न्यूक्लियाई, और जिसकी वजह से हमें ये नज़र आता है कि इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स मिली हुई हैं या स्यूडो इंक्लूजन्स बनी हुई हैं। इनको इंट्रा न्यूक्लियर ग्रूव्स भी कहते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स भी कहते हैं। ठीक है, और स्यूडो इंक्लूजन्स भी कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर फीचर्स हैं दीज आर द वंस जो कि हमें जिसके बेसिस पर डायग्नोसिस बनाते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा का, जिसमें देखा कि एक तो इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स थे, दूसरा हमारे पास क्या थे, ऑर्फन एंड न्यूक्लियर थे। इसके अलावा और हमें क्या मिल सकता है इनके केस ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा, तो हमें मिलती हैं कॉन्सेंट्रिकली कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर जिनको हम समोमा बॉडीज़ कहते हैं। समोमा बॉडीज़ भी हमें पेपिलरी कार्सिनोमा में ही मिलेंगी, हमें फॉलिकुलर कार्सिनोमा में या मेडलरी कार्सिनोमा में नहीं मिलती। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये पेपिलरी कार्सिनोमा समटाइम लिम्फेटिक इन्वेजन भी शो करता है। वन मोर थिंग जो डिफरेंस है बिटवीन पेपिलरी कार्सिनोमा एंड फॉलिकुलर कार्सिनोमा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमा इज दैट ये जो हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा इट मोस्टली स्प्रेड्स वाया द लिम्फेटिक रूट। ये लिम्फेटिक रूट से स्प्रेड करते हैं, इसका हेमाटोजेनियस स्प्रेड बहुत कम होता है। जबकि जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा हम आगे देखेंगे भी उसका हेमाटोजेनियस स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली इसी वजह से उसका मेटास्टेसिस भी ज़्यादा होता है और उसके फिर डेथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो समोमा बॉडीज इससे मिलती हैं, बस इसका लिम्फेटिक इन्वेजन भी ज़्यादा है और ब्लड वेजल्स की इन्वॉल्वमेंट कम है। ठीक है, और मेटास्टेसिस टू एडजेसेंट लिम्फ नोड्स 1/2 केसेस में नजर आती हैं। तो हम ये देखते हैं कि ओवर अ डजन वेरिएंट्स जो है ना पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का वो इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट्स है। मतलब कि ना उसमें हमें फॉलिकल, सिंस ये फॉलिकुलर एपिथेलियम से डिराइव होने वाला नियोप्लाज्म है, तो फॉलिकल्स की हमें यू कैन से उनकी प्रोलिफरेशन मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, बट होता वो क्या है, वो होता पेपिलरी कार्सिनोमा ही है। तो आपने ये भी बात याद रखनी है कि हमें इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट्स भी मिल सकते हैं पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के। ठीक है, तो क्योंकि उसके जो फीचर्स हों न्यूक्लियर फीचर्स वो इसके वाले होंगे, लाइक उसमें हमें ऑर्फन एंड न्यूक्लियर मिलेंगे और साथ में हमें उसमें इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये तो फीचर्स मिल रहे हैं तो बेशक उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी फॉलिकुलर कार्सिनोमा वाली है, तभी हम तो क्लासीफाई कैसे करेंगे कि ये एक फॉलिकुलर वेरिएंट है किसका, पेपिलरी कार्सिनोमा का। ठीक है, ये बात होगी। क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे इसके,
कैंसर है थायरॉयड ग्लैंड का, तो डेफिनेटली इट विल प्रेजेंट विद सम अग्रेसिव कोर्स। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ थायरॉयड कैंसर, पेपिलरी कार्सिनोमा का थोड़ा सा नॉन वायलेंट सा कोर्स होता है। तो ये हमें नॉन फंक्शनल ट्यूमर्स मिलते हैं, मतलब कैसे कोई हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। तो ये पेनलेस मैस के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इन द नेक, आइदर विद इन द थायरॉयड ग्लैंड या मेटास्टेसिस विद इन द सर्वाइकल लिम्फ नोड। तो हमें इनकी जो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है डायरेक्ट थायरॉयड ग्लैंड में भी हो सकती है और कोई एडजेसेंट लिम्फ नोड में भी हो सकती है। और प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस यही हम ऐसे ही बना सकते हैं कि हम फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करें, फिर उसको माइक्रोस्कोपिक सेल्स को स्टडी करें, उनके न्यूक्लियाई को स्टडी करें, और उसमें हमें फिर वही जो 2 न्यूक्लियर फीचर्स देखे हमने वही मिलेंगे। और इसका अच्छा एक सर्वाइवल रेट है। और बस बाकी और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर इसका हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस भी हो सकता है माइनॉरिटी ऑफ केसेस में, तब वो फिर लंग्स में भी जा सकता है कैंसर, ठीक है। और जो इसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा अपॉन दी एज हो, तो पेशेंट अगर ज़्यादा एज है, पेशेंट के मोर देन 40 ईयर, तो थोड़ा लेस फेवरेबल आउटकम होगा। और उसकी एक्स्ट्रा थायरॉयडल एक्सटेंशन या डिस्टल मेटास्टेसिस हुआ तो वो भी इसका बेटर आउटकम प्रिडिक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास किसकी इसकी पेपिलरी थायरॉयड कार्सिनोमा की। और बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं, ठीक है।